नमस्कार बच्चों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस की आपके लिए एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको संविधान के सभी अनुच्छेद, अभी तक के सभी कानून और जितना भी संविधान बनाने की जो प्रक्रिया हुई है और जितने भी अभी तक अधिनियम बने हैं, सबके बारे में पूरी अच्छी तरीके से सारी जानकारी देंगे और संविधान के अनुच्छेद आपको इस प्रकार से समझा देंगे कि एमटीएस से लेकर यूपीएससी तक की परीक्षा में जब भी कभी एनालिसिस आएगा किसी भी अनुच्छेद का और कुछ भी किसी कानून के बारे में एक राय या कोई उत्तर आपको लिखना होगा, तो उसमें आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छा उत्तर आप लिख पाएंगे। और संविधान के अनुच्छेद के बारे में जब भी कोई सवाल आएगा तो आप निश्चित रूप से उसको सही करके आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में, जो बात करता है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, बड़ा नेता हो या छोटा मजदूर हो, शरीर से सशक्त हो या पूरी तरीके से अशक्त हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी सामाजिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार की बैकग्राउंड से आता है, संविधान सबको बराबर ट्रीटमेंट देगा, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा। इसी की के बारे में बात करता है आर्टिकल 14 और इसका क्लॉज 1 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, संविधान के सामने सभी बराबर हैं। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, संविधान सबको समान संरक्षण देता है। लेकिन ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये अपने आप में दोनों ही बहुत अलग हैं। हमें दोनों के बारे में आज समझाएंगे, हम बात करेंगे। उससे पहले कि ये जो इक्वालिटी वाली जो बात आई ये कहां से पैदा हुई। देखिए, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एवी डाइसी, ये इंग्लैंड के एक पॉलिटिशियन थे, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ की जो टर्म आई इनकी पुस्तक में आई और रूल ऑफ लॉ से ही निकल के आया इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करेंगे इस कक्षा में और आपको इंपॉर्टेंट केसेस भी बताएंगे जिनके आधार पर धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है इवॉल्व होता गया और आज बहुत ही समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए मतलब प्रयासरत है। रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है एक तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, ताकतवर हो, अशक्त हो, कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा पावरफुल व्यक्ति और समाज के निम्न से निम्न वर्ग से संबंधित व्यक्ति, कोई भी कानून की नजर में सभी बराबर हैं। तो सुप्रीमेसी ऑफ किसी व्यक्ति की सुप्रीमेसी नहीं होगी। सुप्रीमेसी किसकी होगी? सुप्रीमेसी होगी लॉ की। लॉ सबसे ऊपर रहेगा और लॉ का जिक्र कहां है? भारत के संविधान में है। तो भारत के संविधान सर्वोच्च माना गया है। इसीलिए गवर्नमेंट और गवर्न, सरकार हो, सरकार में बैठा कोई व्यक्ति हो या सरकार के द्वारा गवर्न कोई व्यक्ति हो, जनता हो या सरकार हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, कोई भी व्यक्ति सरकार की मतलब जो संविधान है उसकी नजर में अलग अलग नहीं है। दे विल हैव इक्वल ट्रीटमेंट, सभी को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां दिया हुआ है। देखिए, एक तो प्रीएम्बल में दिया गया है, कहां पर? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आर्टिकल 14 में भी लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बराबर हैं। देखिए, इक्वालिटी क्या कहता है? एक तरफ तो इक्वालिटी बिफोर लॉ वो क्या कहती है? प्रोहिबिट्स द अनइक्वल ट्रीटमेंट। ये क्या हुआ? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट है? ये स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन पर लगाम लगाता है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो हम क्या मांग करते हैं कि जितनी भी अनइक्वल प्रैक्टिसेस हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। तो क्या हुआ? नेगेटिव कॉन्सेप्ट हुआ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फर्स्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 14, दैट इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लगाम लगाता है। किस पर लगाम लगाता है? ये स्टेट की स्वेच्छाचारिता पे लगाम लगाता है, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट पे। और ये अंग्रेजी कॉन्सेप्ट है। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? ब्रिटिश ओरिजिन का है ये। और उसके बाद हम जब बात करेंगे सेकंड क्लॉज की, इक्वालिटी के दो कॉन्सेप्ट है ना। एक कॉन्सेप्ट हो गया जो अनइक्वल जो ट्रीटमेंट होता है उस पर रोक लगाने की बात करता है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वालिटी का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये कहता है डिमांड करेंगे हम, किसकी डिमांड करेंगे? इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करेंगे। अब इक्वल ट्रीटमेंट, अगर सोच लीजिए कि एक 5वीं क्लास का बच्चा है, या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है। अगर आप घर में उनको बराबर ट्रीटमेंट दें, एक जैसा ट्रीटमेंट दें, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इक्वल ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे अलग मायने हैं। तो क्या कहते हैं कि डिमांड्स इक्वल ट्रीटमेंट, जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये रोक नहीं लगाता किसी की स्वेच्छाचारिता पे। ये पॉजिटिव डिमांड करता है कि हमें बराबरी चाहिए, किसके लिए? सामाजिक कल्याण के लिए बराबरी चाहिए। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसी श्रेणी में आता है, दैट इज सेकंड लॉ, सेकंड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 14, और ये अमेरिकन ओरिजिन का है। तो हमें इक्वालिटी के दो कॉन्सेप्ट पता चले, एक जो डिमांड करता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट पर रोक लगाई जाए और दूसरा डिमांड करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट को बढ़ावा दिया जाए। पहला बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, दूसरी बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। एक ब्रिटिश ओरिजिन का है पहला वाला, और सेकंड वाला अमेरिकन ओरिजिन का है। अब हम बात करेंगे कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या है। देखिए, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट तब भी यही था कि स्टेट के आर्बिट्रेरी पावर पर या एक्शन पर लगाम लगाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन ना करे, अन्यथा उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए। और आगे चलकर यही 14 आर्टिकल 14 19 से और 21 इन दोनों से मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट, और इसी को कहते हैं कि किस तरह से कानून में संशोधन हो के, और किस तरह से, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने अपनी जो व्याख्याएं दी हैं संविधान के बारे में, किस प्रकार से उसने कानूनों को बदला है और किस प्रकार से सामाजिक कल्याण की ओर हम बढ़े हैं। एक तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, किस पर? क्योंकि ये रोक लगाता है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। और दूसरा कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, रिच हो या पुअर हो, हाई हो या लो हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, सभी के लिए, सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। कौन सा कानून? ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, किसी भी देश का कानून, चाहे वो किसी भी देश का कानून हो, अमेरिका का कानून हो अमेरिका में लागू, इंडिया का कानून हो इंडिया में लागू। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ के सारे एस्पेक्ट हम देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान देंगे कि एक तो ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, रूल ऑफ लॉ को काम करता है, और लेडी जस्टिस आपने देखा है कानून की देवी, उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हालांकि आजकल में हमने ये खबर सुनी है ना कि हाँ, उनके आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह क्या दे दिया गया है? शायद संविधान की किताब दे दी गई है। देखिए, डेवलपमेंट होते हैं, होते रहने चाहिए, लेकिन लेडी जस्टिस का जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कानून की आंखों के कानून की देवी है, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उनको दिखाई नहीं देता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। कानून की नजर में सभी बराबर है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेडी जस्टिस, द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ये रूल ऑफ ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 14 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो तो एक किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार के अभाव रहेंगे, आर्बिट्रेरी एक्शन पर रोक लगानी है। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड administered by ordinary law of court. No person, whether rich or poor, high or low, non-official, official, is above the law. वही वाली बात है इक्वालिटी बिफोर लॉ की रोक लगाता है स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के ऊपर और सभी को बराबर मानता है। जो भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर समझता हो, कानून उसको दंडित करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि जब बराबरी की हम मांग करते हैं तो अब देख लीजिए, जैसे कि महिलाएं हैं, एक संवेदनशील वर्ग है, तो जब हम महिलाओं के कल्याण के लिए पुरुषों से हटकर एक कोई कानून बनाते हैं तो क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है? बिल्कुल नहीं करता। और यही हम आपको बताने वाले हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के जरिए। एक ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए। 5 साल के बच्चे को भी हम क्या कहते हैं 4 रोटी खिला रहे हैं, और 10 साल के बच्चे को भी 4 रोटी खिला रहे हैं, और 60 साल के व्यक्ति को भी हम 10 रोटी खिला रहे हैं, वो 4 रोटी खिला रहे हैं। तो ये जो बराबर जो खाना या बराबर जो संसाधन है ये देने की जो बात हो रही है ना, वो इसी केस में हो रही है कि जब हमारी परिस्थितियां अनइक्वल हैं तब इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा।
यहां यही समझने की बात है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत अमीर है, तो उसको आप यदि 35 किलो अनाज या 5 किलो अनाज या 5 किलो चावल कुछ भी अगर देंगे तो उसकी स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जिसकी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, उसको निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। यही कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि प्रोटेक्शन के लेवल को बराबर बनाना है। जैसे कि स्वास्थ्य, मान लीजिए स्वास्थ्य सुविधाएं देख लीजिए कि उसके लिए नियम लागू कर दिए गए हैं कि इतने से कम तनख्वाह वाला, वार्षिक तनख्वाह इतने से कम हो, जमीन उसके पास इतने से कम हो, स्थिति उसकी इतने से कम हो, तब जाके उसको फ्री में इलाज मिलेगा, अमीरों को फ्री में इलाज नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रोटेक्शन का लेवल है उसको इक्वल करना है। जैसे कि अगर हम ये पायदान हम बनाते हैं, ये हमने पायदान बना दिया, एक 3 फुट का, एक 2 फुट का और 1 फुट का। अगर एक 4 फुट का बच्चा, एक 5 फुट का बच्चा और एक 6 फुट का बच्चा वो समान पायदान पर अगर बैठता तो क्या इक्वालिटी हो जाती? नहीं होती, क्योंकि तब स्थिति ऊपर ही रहती। अब हम यहां पर 6 फुट वाले को इस पर सेट करेंगे, 5 फुट वाले को इस पर सेट करेंगे और जो 4 फुट का है उसको इस पर सेट करेंगे, तो बराबरी की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन फॉर इक्वल पीपल एंड अनइक्वल प्रोटेक्शन फॉर अनइक्वल पीपल। यहीं से ये बात आती है। फैमिली वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि एक घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 20 साल का है, दोनों को बराबर खाना, दोनों को बराबर ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति 20 साल का बच्चा है उसको नहीं है जरूरत ना बराबर, और जो उसको उतने ध्यान की जरूरत नहीं है, और जो छोटा बच्चा है उसको उतने खाने की या उतने जो उतने रिसोर्सेज जो बड़ों पे खर्च हो रहे हैं उसकी उसको जरूरत नहीं है, हालांकि ध्यान उसको ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए ये बात की गई, जो मैंने बात करी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। समाज में इक्विटी लाने का प्रयास करना चाहिए कि बड़ा समाज में लड़ाई, जो क्या कहते हैं, लाइन में कोई भी व्यक्ति, जैसे गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, वो सर्वोदय की धारणा उन्होंने ये दी कि आखिरी खड़े हुए व्यक्ति तक मतलब अधिकार पहुंचने चाहिए और रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए। इसी को कहा गया है सर्वोदय की भावना। तो फैमिली के एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉज। 2 व्यक्ति अगर बराबर स्थिति में हैं तो उनके ऊपर उनके कर्तव्य और उनके अधिकार बराबर होने चाहिए। The similar application of the same laws to all person who are similarly situated। एक बार जो भी व्यक्ति, मान लीजिए अबव पॉवर्टी लाइन जो भी हैं, अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर जितने भी सिमिलरली सिचुएटेड व्यक्ति हैं उनको कुछ फायदे, जैसे मान लीजिए अनाज का फायदा हो गया या जो मासिक रूप से जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो और जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं, 4 व्यक्ति अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको कुछ फायदे दिए जाएंगे। The like should be treated alike without any discrimination. Thus, the former is a negative concept, while the latter is a positive concept. Both of them aim at the establishing equality of legal status, opportunity, and justice. Status, opportunity, and justice. ये तीनों जो टर्म हैं वो प्रस्तावना में दी गई हैं। तो प्रस्तावना में जो भी टर्म्स दी गई हैं वो हमारे मूल ढांचे का भी भाग है। तो जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं इनको मिलाकर हमें यही करना है कि स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस की समानता बनानी है। दूसरा, स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन पर हमें लगाम भी लगानी है। अब हम बात करेंगे द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा केस। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसने एक ऐसी धारणा क्रिएट की कि कैसे इक्वल प्रोटेक्शन करना है। तो यहां से हमारे एक टेस्ट जनरेट हुआ। वो टेस्ट जनरेट कैसे हुआ? वो बोल रहा है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अगर समाज में सबकी स्थिति समान नहीं है तो सभी को समान रूप से फायदा नहीं दिया जा सकता। एक और कोई भी यूनिवर्सल नियम नहीं है। तो अब ये टेस्ट कैसे बताया गया कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास में, एक स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे हैं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं। हमने एक ही एग्जाम लिया 5वीं क्लास के बच्चे का भी और 12वीं क्लास के बच्चे का भी। क्या 5वीं क्लास का बच्चा उतना परफॉर्मेंस कर पाएगा जितना 12वीं क्लास के बच्चे ने किया? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और यही बताता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। समाज में ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके कारण डिफरेंस है और उन डिफरेंस के बीच में एक इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए फैक्टराइजेशन का। कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर स्थापित किया जा सकता है। दैट रीजन शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। और उसके बाद रेशनल नेक्सस।
जैसे कि एफर्मेटिव एक्शन हो रहा है, समाज में किसी व्यक्ति को या किसी सुभेद्य वर्ग को कोई फायदा दिया जा रहा है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर हम किसी भी समाज में किसी भी तबके को अगर कोई फायदा दे रहे हैं और उसके साथ में रिजल्ट के साथ में कोई रैशनल नेक्सस नहीं है, अगर वो क्वालिटी को जनरेट नहीं कर रहा, तो वो भी हमें देखना चाहिए, वो भी गलत है। तो जो भी हम समाज में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन या जो भी फायदा दे रहे हैं, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और लेकिन क्या हुआ कि 1970 तक ये हो गया एक ओल्ड कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट क्या आया, नया कॉन्सेप्ट ने कहा कि भाई ये जो है ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डायनेमिक कॉन्सेप्ट कैसे होना चाहिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ केवल रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, इसके साथ नेचुरल जस्टिस भी होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस वही वाली बात कि एक नेक्सस होना चाहिए, हालांकि वो पुरानी बात हो गई। तो ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु केस में 1973 में आया, क्योंकि 1973 तक ही ओल्ड डॉक्ट्रिन मानी जा रही थी। उसके बाद में ये वाली डॉक्ट्रिन काम आने लगी कि रूल ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए, साथ में नेचुरल जस्टिस भी होना चाहिए, जस्टिस का समान लेवल होना चाहिए। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में भी यही कहा गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एक समान नियम यह है कि स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन पर लगाम लगानी है। अगर स्टेट के किसी भी एक्शन के द्वारा किसी भी तबके को नुकसान हो रहा है, तो उसको हमें चेक करना है, उसको नियंत्रित करना है। और बाद में क्या हुआ कि यही एक धारणा बन गई कि हमें चेक करना है, कोई भी नियम बनाया गया, कोई भी कानून बनाया गया, अगर वो आर्बिट्रेरी एक्शन है तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अगर वो समाज के किसी तबके को नुकसान पहुंचा रहा है और किसी को फायदा पहुंचा रहा है, दैट इज आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, और उस पर लगाम लगानी चाहिए। आगे चल के क्या हुआ कि 19 में और 21 में और अनुच्छेद 14 में, इनमें एक ट्राइंगल बन गया है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, जब भी कोई किसी कानून की जिसे कहते हैं कि लीगैलिटी चेक की जाती है, तो ये तीनों को देखा जाता है कि इज देयर एनी डिफरेंस, इज देयर एनी बैलेंस बिटवीन 14, 19 एंड 21। अगर बैलेंस है, अगर बैलेंस स्थापित होता है, तो वो कानून को लीगल माना जाएगा, अन्यथा उसको क्या किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। तो आज हमने 14 आपस को पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया, क्या एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, क्या इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, और व्हाट शुड बी द रैशनल डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट डिफरेंशिया एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और हम अगले उसमें आपके लिए आर्टिकल 13 और आर्टिकल 15 लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।